दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसमें हम डेली बेसिस पे द हिंदू को लेके आते हैं और यहाँ पे हम एक सीरियस स्टडी की तरफ जो है हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए भी व्यूज़ निकालना, सब्सक्राइबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें हम चाहें तो हम भी फालतू की क्लिप्स डाल सकते हैं, कुछ मोटिवेशन कोट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ही बढ़ेंगे। लेकिन एक अगर हम बात करें, एक सीरियस स्टडी की बात करें, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। तो उस जिसके कारण हम लोग सीरियस स्टडी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़े चैलेंजेस हैं, आप भी समझ सकते हैं, बट कोई नहीं, हम थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन बहुत दमदार तरह से चलेंगे। यहाँ पर मैं उन्हीं बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करूँगा जो बिल्कुल सीरियस हैं, डेली बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम अरोड़ा IAS हिंदी पे आप आके यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। अभी तक मैंने योजना का मैंने पार्ट 3 भी डाल दिया है, तो यानी हमारी योजना की जो मैगजीन है वो भी कंप्लीट हो गई है। अभी हाल ही में मान के चले 4 से 5 दिन में थोड़ा कुरुक्षेत्रा को पढ़ के, क्योंकि आपको पता है यार, मैगज़ीन को पढ़ना और फिर उसके बाद नोट्स बनाना, हिंदी में ट्रांसलेट कराना, तो सच में एक थोड़ा टफ टास्क होता है। तो वो मैं विद इन 4 to 5 डेज़ में आपको दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, मंथली बेसिस पे हमारी 2 चीज़ चल रही हैं अभी, जिसमें एक हमारा द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में चलेगा, साथ में साइंस मतलब साइड बाय साइड योजना, और प्लस साथ में कुरुक्षेत्रा की समरी भी चलेगी। और थोड़े दिनों के बाद हम फिर RSTV की डिबेट को भी जो है इसमें शामिल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो मेंस कंटेंट है हमारा UPSC के हिसाब से, जहां आपको देखने की ज़रूरत है, वो हम सारा का सारा इसमें जो है लेके चलेंगे। क्योंकि चैनल पे यूट्यूब पे देखें तो मैक्सिमम चैनल PT को ही कवर करते हैं, कोई मेंस को लेके बात नहीं करता है, तो जिसके कारण हम ये सारी चीज़ें चलेंगे। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री और एथिक्स को हम जो है नेक्स्ट मान के चले 45 डेज़ में कंप्लीट करने की जो कोशिश करेंगे मेरे द्वारा। हैव पेशेंस, PPT बन रही हैं, क्योंकि PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है। और एक चीज़ और, कुछ बच्चे हो सकता है क्रिटिसाइज़ भी करें कि क्या है फालतू की चीज़ें। मैं ये कहूँगा, मैदान में आइए ना, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, आओ PPT बनाओ, द हिंदू एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ो, ट्रांसलेट करके देखो, कम से कम आपके 6 से 7 घंटे ना लगे तो मैं उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो बॉस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डिंग हटा के, रिकॉर्डिंग को भी मान के चलिए, कम से कम अगर मान लीजिए 30 मिनट्स की वीडियो है, तो कम से कम आप ये मान के चलना कि कम से कम उसमें भी 1 घंटा लग जाता है। क्यों? अपलोड करना, टैगिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, फिर रेंडिंग होती है इसमें, मतलब वीडियो आउटकम भी निकलता है, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो कुल मिला के डेली बेसिस पे 7 आवर्स हमारे जो है यहाँ पे लगते हैं। तो कुछ बच्चे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आइए 3 दिन डाल के देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ मैं ये बोलूँगा और कुछ नहीं। तो चलिए फिर आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसमें साइबर बुलिंग को लेकर बात करी गई है, और एक LWF लेफ्टिस्ट जो एक्सट्रीम है, जिसको हम बोलते हैं वामपंथी जिसको हम कहते हैं, तो उस 2 एडिटोरियल को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो पहला टॉपिक है साइबर बुलिंग बच्चों के सामने एक प्रमुख चिंता का विषय है, और साइबर बुलिंग के खतरों से निपटने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। साइबर बुलिंग का देखो बेसिकली क्वेश्चन जो यहाँ पे ये हो सकता है GS पेपर 2 से भी आ जाए, या फिर हो सकता है GS पेपर 3 पे आ जाए। अगर साइबर बुलिंग को साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से सोचा गया है, तो क्वेश्चन बनेगा GS पेपर 3 के अंदर। लेकिन अगर इसको चाइल्ड से रिलेटेड सोचा गया है, चिल्ड्रन से रिलेटेड सोचा गया है, तो पेपर डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो बनेगा GS पेपर 2 के अंदर आएगा। आप समझे मेरी बात को? तो उसमें क्वेश्चन यहाँ से कुछ इसी तरह का मतलब बन सकता है कि साइबर बुलिंग बच्चों के सामने एक प्रमुख चिंता का विषय है, और उसे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली अगर बात करें तो देखी गई हैं। तो खतरों में क्यों, मतलब खबरों में क्यों है? क्योंकि भाई विभिन्न रिपोर्टों ने साइबर धमकी और वयस्क जो एडल्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो चिल्ड्रंस को मतलब कि धमकी, ऑनलाइन धमकी देना, उनका यौन शोषण के संबंधित, पोर्नोग्राफी हो गया, पिक्चर्स मांगना, ये सारी चीज़ें, घटनाओं का जो है अभी आज के समय काफ़ी ज़्यादा जो है चलन जो सबसे ज़्यादा जो है बढ़ता चला जा रहा है। साइबर बुलिंग होती क्या है दोस्तों? साइबर बुलिंग को ऑनलाइन रैगिंग भी कहा जा सकता है। ऑनलाइन रैगिंग का मतलब ये है कि देखो, आपके आज के समय आपको पता होगा कि जैसे फेसबुक, FB हो गया, व्हाट्सअप हो गया, स्नैपचैट्स हो गए, इंस्टा हो गया, तो ये कुछ ट्विटर्स हो गए, तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी तो कुकू भी आ रहे हैं, हमने देखा था वर्ल्ड कप में जब चीज़ें चल रही थी। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मतलब बहुत जल्दी कनेक्ट किया जा सकता है एक दूसरे को। तो उसके थ्रू फिर कुछ ऐसे भी नेगेटिव लोग होते हैं जो मतलब बच्चों की तरफ ज़्यादा नज़र रखते हैं कि हाँ कुछ हो जाए, कुछ मतलब कि सेक्स कंटेंट की तरफ बढ़ने की जो है कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में ऑनलाइन रैंकिंग्स में जो है स्पेशली इसको जो है कहा जाता है। फिर इन आधुनिक तकनीकों से किसी को अश्लील और या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी के रूप में परेशान करना, जो अगर बात करें तो साइबर अपराध के दायरे में जो है बेसिकली आता है। फिर किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना, इसी श्रेणी में जो इसको साइबर बुलिंग के श्रेणी में जो इसको रखा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज़ आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना या उसे टॉर्चर करना, उसे गलत दिशा से भटकाना, ये सब के सब अगर बात करें तो साइबर बुलिंग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर बात करें जिसमें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। एक आपका SMS से लघु संदेश
के लाइक को उपकरण के माध्यम से भेजे गए पाठ संदेश के रूप में भी जाना जाता है। एसएमएस के थ्रू भी जब चीज़ें मदद करी जाती हैं। तत्काल संदेश के उपकरण, ईमेल जैसी सेवाएं जैसे व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया आदि हो गया, तो इन सब की चीज़ों को जो बेसिकली जो है देखा जाता है। फिर साइबर बुलिंग से निपटना अगर हम बात करें, कोविड-19 लॉकडाउन की प्रक्रिया के रूप में स्कूल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि बच्चे जो है बंद हो गए हैं। जब से कोविड-19 आया ना दोस्तों, तो उसके कारण क्या हो गया, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। फिर माँ बाप को भी ना चाहते हुए भी बच्चों को जो है टैब, लैपटॉप या फिर अगर हम बात करें तो लाइक मोबाइल फ़ोन्स जो है देना पड़ा। भाई क्या कर सकते हैं, एक माँ बाप क्या करेगा भाई, अपने बच्चों को यही सारी चीज़ें प्रोवाइड जो है कराने की कोशिश करेगा। तो उसके कारण फिर क्या हुआ कि जो यूज़र्स होते हैं, जो जैसे बच्चे जो यूज़र्स होते हैं, उन पर निगरानी मतलब कि इतना ज़्यादा ऑनलाइन डेटा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा ऑनलाइन हो गया, तो बच्चे तो करना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हिंसा के जोखिम पे, यानी कि अगर बात करें तो हिंसा के जोखिम के ऊपर कहीं ना कहीं चलते चले जा रहे थे। यानी कि उनके प्रति हिंसा भी हो रही थी, लेकिन बच्चों को पता नहीं चल पा रहा था। मान लो कोई व्हाट्सएप से कोई मान लीजिए किसी को गाली ही बक रहा है, तो एक तरह से क्या है वो, अगर वो गाली बक रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्राइम ही एक तरह से देखा जाए तो हिंसा ही तो कर रहा है बच्चों के प्रति। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिली। हालांकि 5 से 11 साल के बच्चों को आपको पता है कि कम से कम 71 मिलियन बच्चे, यानी कि 7.1 करोड़ बच्चे, मतलब अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेट का जो है उपयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं इससे मतलब कि 500 मिलियन से अधिक के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता का लगभग कुछ 14% है। अगर हम बात करें 7.1 करोड़ बच्चों को से में ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंसा का शिकार भी हो रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा एक इशू हमारे देश के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। और ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण भी जो हमें जो बेसिकली अगर हम बात करें तो देखने को मिले हैं, जिसमें साइबर बुलिंग को अगर हम बात करें साइबर बुलिंग का बच्चों को, युवाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य और कल्याण पर भी कहीं ना कहीं हमें जो है नकारात्मक प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है। फिर यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी आई थी 2019 में, जिन्होंने ये बोला था कि 100 अगर हम बात करें 144 देशों के आंकड़ों मतलब बेसिकली बात करें 140 देशों के आंकड़ों के ऊपर ये बात करी गई थी। उन्होंने रिपोर्ट का नाम ये निकाला कि बिहाइंड द नंबर्स एंडिंग सोशल वायलेंस एंड बुलिंग, मतलब कि एक तरह से इन्होंने बोला कि ये एक उभरती हुई समस्या जो हमें अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिल रही है। तो जिसके कारण इन्होंने ये बोला कि दुनिया भर में 3 में से लगभग 1 छात्र पिछले महीनों में कम से कम एक बार जो उन बच्चों को धमकाया गया है। तो सच में ये एक बहुत बड़ा, अगर हम बात करें चाइल्ड अब्यूज़ को लेके, एक बहुत बड़ा हमें कारण जो है देखने को मिलता है। इसलिए इनको जो है अगर बात करें तो हमें जो है रोकने की जो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता में जो है देखने को मिलती है। राइट, तो चीज़ों को समझा आपने, नहीं समझा, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। आखिर इससे अगर हम बात करें तो इसमें आखिर चिंताएँ एक मिनट, हाँ, यानी कि इसमें चुनौतियाँ और चिंताएं क्या क्या हो सकती हैं साइबर बुलिंग से। देखो, एक तो पहली बात सामाजिक कलंक। भाई देखो, काफ़ी केसेस में ये होता है कि देखो भाई माँ बाप जो होते हैं वो मानते ही नहीं है कि हमारे बच्चे इस तरह की मतलब हरकतें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी एक इशू जो हमें देखने को मिलता है कि माँ बाप मतलब कि बच्चों को ठीक कंप्यूटर और ये तो देते हैं कि बच्चा जो है बेसिकली ज्ञान सीख रहा है, और साथ में उस पर जो नज़र नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आपको बच्चा होता है कमरा बैठ के पढ़ रहा है, तो माँ बाप तो ये सोचे ठीक है भाई कमरे में बंद बैठ के बच्चा पढ़ ही रहा होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो कहते इंटरनेट का कुछ बच्चे मिसयूज़ करते हैं, या फिर किसी को मिसयूज़ करने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया जाता है। तो उस कंडीशन में ये सारी हमें मतलब कि सामाजिक कलंक की तरफ भी जो है चीज़ें लेके जाती हैं। और दूसरा, जब बच्चों को पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा साइबर बुलिंग की तरफ है, तो उसमें बच्चे मानते ही नहीं अपने आप को। ठीक है, मतलब कि माँ बाप जो होते हैं बेसिकली अगर बात करें, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा जो है किसी को, दूसरे को जो है अगर बात करें धमका रहा है। तो ये भी एक क्लेश हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर वेब श्रृंखला की भाषाओं और समझ, आपने देखा होगा अमेजोन प्राइम पे मिर्ज़ापुर ओ डैश वाले चाचा, आपने देखा होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो OTT जो मतलब प्लेटफॉर्म पे जो इस तरह के कंटेंट जो हमें निकलने को हमें जो है मिल रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, इवन मेरी सिस्टर भी थी, वो भी मिर्ज़ापुर देख रही थी, तो मैंने उसको बोला यार ठीक है आप देख रहे हो, लेकिन बाद में उसका कंटेंट जब हमने देखा, इवन जब हमने भी मिर्ज़ापुर देखी, तो उसमें यही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं गालियों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं आज के समय। तो कहीं ना कहीं अनुकूलित यानी कि कॉपी कर रहे हैं, तो जिसके कारण उनके मन में भी दिमाग में आता है कि बच्चे ना चाहते हुए भी गलत चीज़ों को मतलब सीख जाते हैं। तो जिससे कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में किसी और के प्रति बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली साइबर बुलिंग का जो शिकार होने के वहाँ पे मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर एकल परिवार और बच्चों का अलगाव, एक ये भी इशू में देखने को मिलता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर कि आज के समय एकल परिवार की तरफ ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब जॉइंट फैमिली को छोड़ के हर मतलब मैक्सिमम बंदे जो है एकल मतलब कि
न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, माँ बाप तो स्कूल चले, मान लीजिए जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा घर में अकेला है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेट का यूज़ करेगा, फिर उससे कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाता है बच्चा। तो उस कंडीशन में फिर ये होता है कि अब ये मान के चलें कि बच्चा अकेलेपन के कारण भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है शिकार होने की कगार पे पहुंच जाता है। फिर कानून लागू करने वाली एजेंसियां, मैक्सिमम अधिकारियों को पता ही नहीं होता इस पर क्या केस दर्ज करें, उनको यही नहीं पता चलता, इसी को ही क्लासिफिकेशन करने पे लगे रहते हैं कि ये क्राइम है या नहीं है। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मैक्सिमम मतलब कि मामलों में हमने ये देखा गया कि 10% से भी कम मामले जो हैं इस चीज़ को लेके मतलब कि दर्ज किए जाते हैं। इवन फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा साइबर क्राइम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बने होते हैं। आपने देखा होगा सर हम यहाँ से फलाने से बैंक से बोल रहे हैं और लाइक आपके बैंक से अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपने देखा होगा कितने सारे लोगों के साथ मतलब ये इस तरह से मतलब मिस यूज़ चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बंदा कंप्लेंट कर ही नहीं पाता, उनको पता है कंप्लेंट करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में लोगों को मतलब कि अगर बात करें तो पता ही नहीं चल पाता है। फिर सरकारी पहल मतलब कि अगर हम देखा जाए तो सरकार इस केस में क्या कर रही है, मतलब कि क्या क्या इन्होंने अभी तक पहल करी है सरकार के द्वारा इस चीज़ को जो है रोकने के लिए। तो एनसीईआरटी द्वारा पता दिशा निर्देश दिए गए, उन्होंने ये बोला कि भाई अगर बात करें एक शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए, साथ में अगर बात करें स्कूल के लिए दिशा निर्देश जारी करी गए, और साथ में छात्राओं के लिए अगर बात करें तो दिशा निर्देश जो एनसीईआरटी ने अगर बात करें तो पुस्तिकाएँ कुछ लेके आए कि ठीक है ये सभी बच्चों को देना चाहिए, तो ताकि बच्चे जो है इस बारे में जान सकें और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को लेके चीज़ें हैं। मतलब ये हमारी तरफ से सरकारी पहल की तरफ हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर केस रिपोर्टिंग के लिए अगर मान लो किसी का हुआ है तो भारत सरकार गृह मंत्रालय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे government.in पे ले जाकर भी जो वहाँ पे कंप्लेंट अपनी जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली सरकार ने मतलब इस चीज़ में लेके पहल करी है, और साथ में दिल्ली पुलिस ने भी अगर बात करें तो पहल करी है साइबर बुलिंग को लेके। मतलब कि अगर बात करें स्कूल प्रशासन में मतलब इस तरह के मतलब कि अगर बात करें तो कंप्यूटर जो लैब्स होती हैं उसमें मतलब कि इस टॉपिक को जो लेके बताया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं सरकार की तरफ से हालांकि एक ठीक ठाक प्रयास है, लेकिन इसमें और ज़्यादा कुछ और अधिक प्रयास इसमें जो है बेसिकली करने चाहिए। फिर इन खतरों से निपटने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, पहले तो माता पिता का नियंत्रण और जांच मतलब माता पिता जिन बच्चों को मान लो कि कम्युनिकेशन डिवाइस दे रहे हैं तो उनको भी खुद कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, और साइमल्टेनियसली इंटरनेट का दुरुपयोग ना हो उनको भी कुछ कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस की पॉलिसीज़ को लेके अगर बात करें तो लेके चलना पड़ेगा। इवन ब्राउजर स्टर्स की हिस्ट्री को भी देखना चाहिए, उसको नियंत्रण करना चाहिए कि जो प्रॉन साइट्स हैं उनको ब्लॉक करके रखा जाए ताकि बच्चे जो हैं फालतू की चीज़ें ना देखें, और वाईफाई का भी जो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बिल्कुल लिमिटेड प्रयोग करना चाहिए। फिर शिष्टाचार यानी कि बच्चों को ये बताना होगा कि वह क्या देखें क्या नहीं देखें, इसमें खुल के जो है बेसिकली अगर बात करें तो बात करी जानी चाहिए। फिर बच्चों की अगर हम बात करें तो इस मतलब कि अगर बात बच्चों को आभासी चीज़ों के बजाय वास्तविक दोस्तों और वास्तविक दुनिया के साथ जुड़ने की ज़रूरत है ताकि ऑनलाइन होने का अनुपात संतुलित हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप दुरुपयोग के बजाय इंटरनेट का उपयोग हो सके। यानी कि अगर बात करें बच्चों को भी लाइक उनके लिए मतलब कि ऑनलाइन ये नहीं कि सब ऑनलाइन कर दिया जाए, बच्चों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए फिजिकली तौर पे जो है टाइम दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे ऑनलाइन से बच सकें, और कहीं ना कहीं एक फिजिकल के थ्रू मतलब होते हैं ना बात, जैसे आप लोग भी जब बचपन में खेला करते थे उसी टाइप से मतलब लोगों को बच्चों को एक दूसरे से मिलने के लिए भी टाइम देना चाहिए ताकि जिससे खेल सकें चीज़ें और थोड़ा सा इंटरनेट से जो चीज़ें जो बेसिकली वो दूर हो सके। फिर ज्ञान साझा करना, इसमें अगर बात करें तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लाइक अपने सोसाइटी में संगठनों में विज्ञापनों पे इनका मतलब कि अगर बात करें तो इससे मतलब कि जागरूकता पैदा यहाँ पे जो है करनी चाहिए। फिर साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करना चाहिए। उपकरण विकसित किए जा सकते हैं जो प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण कर सके और जो उपयोगकर्ता को साइबर बुलिंग की निगरानी को रोकने में भी जो काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी इंटरनेट पे मतलब मान लीजिए आप कोई साइट पे अगर कोई चीज़ देखते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन पे मान लीजिए जूते देखे, तो आपने नोटिस किया है कि आपको हमेशा जूते ही दिखाए जाते हैं। आपने इस चीज़ का कभी नोटिस किया दोस्तों? आई होप आपने किया होगा। फॉर एग्जाम्पल तो ये सब चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं कि आपके व्यवहार को परखा जाता है, चीज़ को समझाया जाता है। तो ये सब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे हमें चीज़ें अगर बात करें तो हमें जो है अगर बोलें तो ये हमें देखने को मिलती हैं। फिर कुछ मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करना जो अगर हम बात करें तो उसमें ये हो सकता है कि मतलब कि माता पिता को सचेत करके रखें कि बच्चे जो साइबर बुलिंग की अगर मान लो कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल कोई मान लीजिए कहीं गलत
वेबसाइट पे चला गया है या फिर कुछ चला गया है, तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट माता पिता को जो जारी हो जाना चाहिए, इस तरह से कुछ ऐसे फीचर्स को मतलब उपयोग होना चाहिए इन फ्यूचर में, ताकि माँ बाप को मतलब कि पता चल सके कि साइबर बुलिंग के खतरे में बच्चा पड़ रहा है, और उसको जो तुरंत वहाँ पे जो फ़ोन करके उसको जो है रुकवाया जा सकता है। फिर एंटी वायरस एजेंसियों के साथ गठजोड़ करके मेलवेयर के हमलों को भी रोकना, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये भी सारी चीज़ें हमें जो देखने को, अगर हम बोलें तो हमें देखने को मिलती हैं। फिर शैक्षिक उपाय यानी कि एजुकेशन भी हमें कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग और सुरक्षा मतलब कि साइबर सुरक्षा से संबंधित विषयों को केवल दिशा निर्देश के बजाय अनिवार्य जो है बेसिकली किया जाना चाहिए। यानी कि दिशा निर्देश है नहीं, इस चीज़ को जो है सख्ती से, यानी कि इन इन चीज़ों को मतलब कि अनिवार्यता से मतलब कि लागू यहाँ पे जो बेसिकली किया जाना चाहिए। फिर स्कूल में साइबर सेल होना चाहिए, ताकि जहाँ पर मतलब कि जहाँ पे बच्चे मतलब कि अपनी शिकायत को दर्ज करा सके, और साइमल्टेनियसली अगर बात करें, चाहे ये साइबर सेल अगर बात करें मतलब कि उनके नाम भी रखे जा सकते हैं या फिर गुमनाम भी रखे जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है मतलब कि किस तरह से मतलब चीज़ों को किया जा सके। फिर मामलों को संभालने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें साइबर जो भी लोग क्राइम कर रहे हैं उनको मतलब कि बहुत उनको पकड़ना, और साथ में मनोचिकित्सक के माध्यम से परामर्श करना बच्चों के साथ। फिर अगर ज़्यादा मतलब घटना अगर घट जाए तो उस कंडीशन में अगर बात करें तो पुलिस के साथ मतलब कि संपर्क करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं अगर हम बात करें तो ये चीज़ें होंगी, तो डेफिनेटली बच्चों के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों आगे के रास्ते में अगर हम ये बोल सकते हैं कि देखो हमें ऑनलाइन मतलब शिक्षा को अगर हम बात करें कि हालांकि ऑनलाइन हिंसा स्कूल परिसर तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा प्रणाली ऑनलाइन सुरक्षा को संबोधित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो हमें देखने को मिलती है। कोविड के दौर में जो है अगर हम बात करें जैसे कि साइबर बुलिंग को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण पर एनसीईआरटी की साझेदारी जो भी मतलब दिशा निर्देश दिया उसको उपयोगी बनाना चाहिए, और साथ में उसको मतलब कि लागू करना चाहिए। और साथ में ये सारी चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल कि लाइक शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में पढ़ाकर उनके माता पिता को भी सचेत करना चाहिए, और साथ में बच्चों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है अगर हम बात करें तो बेसिकली मतलब कि हो सकती है। और साथ में मतलब कि अगर हम ये भी बोलें कि लाइक लिंग संवेदनशील, यानी कि जिसमें अगर लिंग संवेदनशील की बात अगर आती है तो उसको बहुत अच्छे से मतलब कि इवन उस पर जो हमेशा से जो निगरानी रखनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं मतलब कि गलत दिशा में की तरफ आगे ना बढ़ें। निष्कर्ष के तौर पर देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही कह सकता हूँ कि लाइक अगर हम बात करें तो लाइक यदि शिक्षार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करनी है तो यह आवश्यक है कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर बुलिंग से मुक्त हो। ठीक है, तो इसमें एक निगरानी तंत्र की बहुत अच्छे से आवश्यकता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपनीय रिपोर्ट और निवारण सेवाएं स्थापित जो है बेसिकली की जानी चाहिए, ताकि इस समस्या का जो है समाधान किया जा सके। दूसरा डिटेल की दोस्तों बात करें तो ये बेसिकली है, ये एक अच्छी खबर है कि वामपंथी उग्रवाद यानी कि LWE यानी कि जिसको लेफ्टिस्ट एक्सट्रीम कहते हैं, वाम उग्रवाद का खतरा कम हो रहा है, लेकिन साथ ही माओवादी खतरे को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली चुनौती जो बनी हुई है, समालोचन विश्लेषण करें। आपने देखा होगा दोस्तों, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा बेसिक से लेके चलूँगा, बहुत ही शॉर्ट में लेके चलूँगा। देखो अभी हुआ क्या है, महाराष्ट्र के आदिवासी जो बहुल है गढ़चिरौली ज़िले में के धनोरा इलाके में महाराष्ट्र पुलिस के विशेष दस्ते के C60 और माओवादी छापेमारी के बीच हुई मुठभेड़ में कम से कम 26 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। यानी कि ये पोर्शन है, आप ये वाला देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो मुठभेड़ हुई और यहाँ पे करीब 26 माओवादी का जो अगर बात करें तो बेसिकली मारे गए हैं। और हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो इससे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भी ये पता चला, 2017 के अनुसार ये पता चला कि 10 राज्य के लगभग 106 जिले ऐसे हैं जो लेफ्टिस्ट आंदोलन के प्रति मतलब प्रभावित हैं, यानी वामपंथी के बारे में जो है चीज़ें प्रभावित हैं। तो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वामपंथी क्या है, सरकार के साथ क्या क्या समस्या हैं इसके बारे में देखेंगे, चुनौतियाँ क्या क्या हैं ये देखेंगे, समाधान क्या क्या हो सकता है देखेंगे, और इस एडिटर को जो हम मतलब कि ख़त्म करेंगे। फिर लाल गलियारा क्या है, रेड कॉरिडोर क्या है, उस चीज़ को जो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए वामपंथी अतिवाद का मतलब दोस्तों ये होता है जिसको हम लेफ्टिस्ट बोलते हैं। ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो मानते हैं कि वह हिंसा के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे देश में अगर बात करें डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, अभी सभी लोग आके चुनाव में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, और एक मतलब कि चीज़ें जो होती हैं फिर वो PM होकर अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं। लेकिन लेफ्टिस्ट का मानना यहाँ पे ये होता है, वही बोलते हैं कि हिंसा के माध्यम से ही चीज़ें जो बदली जा सकती हैं। मतलब कि ये बेसिकली अगर बात करें तो हिंसा के ऊपर चीज़ें जो है ज़्यादा लेके चलते हैं। फिर वह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ होते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं वही चीज़ें जो है, एक मिनट मेरे लैपटॉप में क्या हो गया, हाँ, तो यानी कि इसमें ये चीज़ें होती हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बेसिकली मतलब कि
खिलाफ होती हैं और साथ में ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हिंसा करते हैं। और यह समूह देश के अल्पविकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि वे हिंसा के थ्रू मतलब चीज़ों को लेकर चलना है, मतलब कि कहने मतलब ये एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर बंदूक की भूमिका हो। यानी कि कहने मतलब ये है, इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये बोलते हैं कि बंदूक के ऊपर ही राज्य को चलाया जा सकता है। आप समझे मेरी बात को, मतलब लोकतांत्रिक सरकार पे तो विश्वास ही नहीं करते, बोलते हैं नहीं, इनको कट्टरवादी सरकार मतलब बंदूक वाली सरकार जो है इनको मतलब इनके विजन में बेसिकली अगर बात करें, अगर फिलॉसफी की बात करें तो इसमें हमें ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। फिर हिंसा में गिरावट की अभी हाल ही में अगर बात करें, जैसा एडिटोरियल लेके चला कि हमें जो है प्रवृत्ति देखने को ये मिली है कि पिछले कुछ वर्षों में माओवादी हिंसा में कमी हो रही है। महत्वपूर्ण माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के रूप में सरकार के वास्तव में कुछ बड़ी सफलताएं जो हमें देखने को मिल रही हैं। फिर लेकिन ये गिरावट माओवादी द्वारा सामरिक वापसी का परिणाम हो सकती है। अगर माओवादी में इस तरह की चीज़ें गिरावट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि भाई हाँ भाई वापसी हो रही है, मतलब कि लोग मतलब जो माओवादी हैं वो हमारे देश की विचारधारा के मतलब के में मतलब हिस्सा लेने जा रहे हैं, या फिर वो काम उनको भी पता चल गया कि यार कुछ नहीं है, मौत हो जाएगी, इसमें बेटर है कि हम मजदूरी करें, काम धाम करें और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसके कारण जब विचारधारा हो रही है तो उसके कारण भी एक ये हमला हो सकता है कि इसलिए मतलब अटैक्स हुए ताकि इस चीज़ को और उजागर किया जा सके कि नहीं, जो बच्चे जो मतलब कि आत्मसमर्पण करेंगे, जो वापस जाएंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी कंडीशन हमें जो है देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार ये हमला उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करना चाहिए जो माओवादी खतरे के बारे में मतलब आप संतुष्ट होने लगे हैं कि मतलब कि अगर गवर्नमेंट एजेंसी को ये लग रहा है कि नहीं माओवादी अब कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, बहुत ही सख्ती से हमें बहुत पैनी नज़र जो है बना के रखनी पड़ेगी ताकि एक वेकअप कॉल भी हो कि नहीं भैया इनके खतरे हो सकते हैं, मुठभेड़ हो सकती है, तो हमें इस पर हमेशा जो है मतलब कि बहुत बारीकी से जो है नज़र बना के रखनी पड़ेगी। देखो पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो देखो ये थोड़ा पढ़ लेना बेसिक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब कि कई कारणों का परिणाम है जिसमें खराब शासन व्यवस्था, जनजातीय क्षेत्रों में विकास की कमी, राज्य और समाज के में एक दमनकारी शोषण पन्ना मतलब कि एक तरह से ये जिसने आदिवासी आबादी, भूमिहीन और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को हाशिए पर ढकेल दिया। लेफ्टिस्ट का उत्पन्न होने के कारण भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर 1970 के दशक में नक्सलवाड़ी की शुरुआत पश्चिम बंगाल और वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र से हुई। वर्तमान में ये आंदोलन कई राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो बेसिकली मतलब कि फैला गया है। और साथ में ये प्रभावित क्षेत्रों को बेसिकली बात करें लाल गलियारा के रूप में जो बेसिकली जो है कहा जाता है। तो लाल गलियारा दोस्तों होता क्या है, इसमें हमें ये समझ आता है कि रेड कॉरिडोर ये है, देखो इस फिगर से समझिए, हाईली अफेक्टेड एरिया, यानी कि ये एरिया जो बेसिकली अगर मैं थोड़ा पेन चेंज करूं तो इसमें देखो ये जो एरिया है ये बेसिकली हाईली अफेक्टेड एरिया है। ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पे आपने देखा होगा पेड़ पहाड़ भी ज़्यादा है, साथ में ये हमारी कोर बेल्ट में भी आता है। कोर बेल्ट का मतलब जहाँ पर खनिज संपदा, जो हमारी जो खनिज संपदा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये, फिर मॉडर्नली अफेक्टेड मतलब कि हाँ यहाँ पे भी कुछ कुछ है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। साथ में लीस अफेक्टेड, ये एरिया थोड़े से लीस अफेक्टेड है अगर हम बात करें। और द मेजर कंसर्न हमें ये देखने को मिल रहा है न्यू एरिया ऑफ मैसेस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं असम और मणिपुर, अभी देखो मणिपुर में भी घटना हुई, तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें ये भी हाल ही में एरिया जो बेसिकली बात करें तो हमारी तरफ से जो है जुड़े गए हैं। तो ये इस वजह से अगर हम बात करें मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब आप समझे इस चीज़ को, समझे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को अब यहाँ पे इस मैप के थ्रू ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि उन्हें भी इस पे मतलब बहुत सख्ती से मतलब कि अगर बात करें तो लगाम लगाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिर माओवादियों की प्रमुख ताकत के रूप में अगर देखें, माओवादी रणनीति यह है कि वह न केवल संसदीय लोकतंत्र में विकास का विरोध करते हैं बल्कि सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में उपेक्षा की भावना का भी जो लाभ उठाते हैं। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि माओवादी अपनी प्रमुख ताकतों पर कायम है, जिसमें शामिल है एक मजबूत और कुशल खुफिया नेटवर्क। ये बेसिकली कायम कैसे हैं, मतलब अगर बात करें अभी भी जो कुछ क्षेत्रों में माओवादी क्यों इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, उनके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, उन्होंने यही बताया कि एक तो पहली बात इनका खुफिया नेटवर्क बहुत तगड़ा है। ये एक आम लोगों में घुसे रहते हैं, पता नहीं चल पाता है कि आम नागरिक है या फिर मायावती का समर्थक है, तो एक तो ये भी इशू हो सकता है। साथ में स्थानीय कमांडरों को अधिकार का हस्तांतरण करना, उनको पूरा अपनी तरफ से वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं कि ठीक है अगर मान लो किसी को अटैक करने की मान लो ऊपर से कोई मान लीजिए कुछ आ नहीं रहा, मतलब आप ऐसा समझें कि ऊपर से मान लीजिए किसी को ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ का जो रीजनल जो उनका मायावती का जो
मतलब जो लीडर होगा वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। फिर अपनी रणनीति को शीघ्रता से समायोजित करने की क्षमता, स्थानीय जनजातियों से व्यापक समर्थन और अल्पकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए उन्हें एक जनजातीय मिलिशिया में संगठित करने की क्षमता, स्थानीय परिदृश्य का वर्चस्व, ये सारी चीज़ें हमें जो देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें मतलब कि अगर हम लेफ्टिस्ट की अगर ग्रस्त एरिया की तरफ देखें तो डेटा में 2019 से लेकर 2018 के बीच में ये देखने को मिला कि घटनाओं की संख्याओं में काफ़ी ज़्यादा कमी जो हमें देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं प्रभावित जिले जो थे वो भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो थोड़े बहुत जो हमें कम होते जो है बेसिकली जो है नज़र आ रहे हैं। भारत में बढ़ते वामपंथी उग्रवाद के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखो दोस्तों, लोकतंत्र में पहली बात तो बाधा पहुंचाते हैं, दूसरा वे अपनी छापामार रणनीति के माध्यम से हिंसा का सहारा लेते हैं और स्थानीय गांवों को अपनी सरकार स्थापित करने का जो बेसिकली प्रयास करते हैं। अब संरचनात्मक क्षति भी पहुंचाते हैं, जैसे सड़कों को उड़ा देना, परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त कर देना, तो कहीं ना कहीं संसाधन जो है नष्ट होते हैं। दूसरा, अवैध गतिविधियां भी जो करते हैं, जासूसी करना, जबरन राजनेताओं की हत्या कर देना, नौकरशाह को बंदी बना लेना, पुलिस वालों को बंदी बना लेना, तो ऐसी चीज़ों के होती हैं। साथ में कहीं ना कहीं मादक जो पदार्थ होते हैं उनकी भी जो है अगर बात करें तो तस्करी जो है बेसिकली करते रहते हैं। साथ में सरकार की विश्वसनीयता को कम करना, अगर माओवादी हमले होंगे तो इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर जो सवाल उठ जाएंगे। फिर आदिवासी गाँवों को अलग थलग करना, उनका टारगेट होता है कि जो आदिवासी गाँव हैं वो उनके चुंगल में ही रहे और उनकी फिलॉसफी को मतलब कि मुख्य धारा से बिल्कुल काट देते हैं। और सुरक्षा खतरे भी जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक अगर बात करें FMC यानी कि फेक नोट को बढ़ावा देना, और भी सारी चीज़ें हैं जो उसके कारण जो अगर बात करें कट्टर अगर बात करें आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कि अगर बोलें तो खतरा पैदा होता है। और कहीं ना कहीं युवा लोग जो होते हैं इनसे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो एक युवा जो एक अगर बात करें हमारे देश की विचारधारा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो मायावादी इनको उठा लेते हैं या फिर इनको ऐसा मतलब भ्रष्ट करते हैं, तो जिसके कारण वो लोग उनके तरफ ही बढ़ जाते हैं। फिर इनके समाधान संबंधित मुद्दे ये भी हमें देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं एक कुशल नेतृत्व की हमें कमी देखने को मिलती है। IPS कैडर अगर बात करें, मतलब अगर कुछ अपवाद को अगर छोड़ दें तो जिनके पास IPS जो होते हैं, जो यंग आते हैं, उनके पास मतलब के बाद अनुभव कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, तो जिसके कारण जैसे वो रैंक बढ़ाते रहते हैं लेकिन इनको अनुभव की कमी रहती है, तो ये भी हमें एक इशू हमें जो देखने को मिलता है। फिर दूसरा हमें ये भी देखने को मिलता है कि देखो दोस्तों, जनजातीय युवाओं की भर्ती अगर देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि माओवादियों में जनजातीय युवाओं की जो भर्ती भी जो हमें देखने को मिलती है। फिर लोकतंत्र के लिए भी खतरा काफ़ी ज़्यादा गुरिल्ला जो रणनीति होती है, जिससे कि हमें लोकतंत्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो मतलब बहुत बड़ा एक इशू जो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर इसको रोकने के लिए सरकार ने समाधान प्रयास निकाला है कि जो नक्सल विरोधी सिद्धांत के रूप में समाधान को चीज़ें लेके आए हैं। इस समाधान के अंदर ये देखो, ये फुल फॉर्म है दोस्तों इसकी, ये इस चीज़ की मैं इसको जस्ट पढ़ देता हूँ। जैसे एस का मतलब स्मार्ट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व, ये एकीकृत समन्वय और आदेश के माध्यम से की जाएगी। एग्रेसिव स्ट्रेटजी यानी आक्रामक रणनीति, वामपंथी उग्रवादों के विरुद्ध मल्टी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अपनाना। मोटिवेशन और ट्रेनिंग अहम माने ये प्रेरणा और प्रशिक्षण करना। फिर साथ में क्रियाशील खुफिया मतलब तंत्र लेके आना, डैशबोर्ड आधारित करना, फिर साथ में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, प्रत्येक मोर्चों के लिए कार्य योजना, और साथ में वित्त तक कोई पहुंच नहीं। ये सारे के सारे अगर बात करें, ये भारत सरकार की समाधान मतलब कि रणनीति की तरफ जो चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। फिर प्रभावित क्षेत्रों का जो विकास अगर करने के लिए, यानी कि प्रभावित क्षेत्रों के सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाएं भी कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें विशेष केंद्रीय सहायता, जिसमें सार्वजनिक संरचना और सेवाओं के बीच मौजूद बड़ी खाई को खत्म करना होगा। फिर सड़क संपर्क परियोजना, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों का 5442 किलोमीटर सड़क निर्माण करने के लिए। फिर कौशल विकास परियोजना, जिसमें 2018-19 तक 47 ITI और साथ में 68 कौशल विकास केंद्र का निर्माण करने के लिए। शिक्षा संबंधित पहल के अंदर अगर बात करें तो जिसमें KV स्कूल्स, जवाहर मतलब कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, फिर इक्वल मॉडल स्कूल्स को मतलब स्थापित करना, और साथ में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी जो है आगे बढ़ने की तरफ जो कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। मतलब हर 5 किलोमीटर के भीतर मतलब बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जो बेसिकली अगर बात करें तो कोशिश करी जा रही है। आगे की राह में देखें तो दोस्तों प्रगतिशील कार्य हमें करना चाहिए। पैरामिलिट्री की फोर्स में जो सुधार हो, सहकारी संघवाद को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मजबूत जो अगर बात करें तो किया जाना चाहिए। फिर पुलिस बल का अगर बात करें आधुनिकीकरण सबसे ज़्यादा किया जाना चाहिए। और लेफ्टिस्ट पार्टीज़ हैं मतलब उन जो चरमपंथी हैं उनका एक सीमांकन भी जो बेसिकली जो यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपको ठीक लगा होगा। हम और इम्प्रूव करेंगे इन फ्यूचर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।